ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष रूपक श्रृंखला हम आन छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। अपना है इतिहास पुराना, ग्रंथों ने भी गाया। हम पे आदिम संस्कृतियों की आज भी शीतल छाया। भतरा हलवा गोण मारिया, मुरिया और पंडों से, त्याग तपस्या सत्यवादिता हर गुण हमने पाया। नारायण बन कर देते बलिदान छत्तीसगढ़िया, नारायण बन कर देते बलिदान छत्तीसगढ़िया। हम लीजिए सुनिए धुरवा जनजाति पर केंद्रित रूपक। लेखक हैं श्री M.A. रहीम और रूपक के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहन सी रामानी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक ऐसा वन प्रदेश जहां सूर्य रश्मियां धरती को छू पाने में असमर्थ दिखाई दें, घने वृक्षों की छांव दिन के अस्तित्व को नकारती प्रतीत हों, पर्वत श्रृंखलाओं के गर्भ में अपना तिलस्म छिपाए गहरी अंधी खतरनाक कंदराएं अपने आदि अंत का पता न बताएं। पर्वतीय ढलानों पर उछलकर गुनगुन बहते झरने, नद नाले यूं लगे मानो हरी पहाड़ी का दुग्ध धवल आंचल ढलक कर दूर तक लहरा गया हो, और इस आंचल को थामे दूर दूर फासलों पर नन्ही नन्ही झोपड़ियां दिखाई दें तो समझिए इन भोले इंसानों का संसार है यह, जिन्हें कहते हैं धुरवा। पशु पक्षी इंसान सभी की जीवन दात्री सदा नीरा शबरी या कोलाब अपनी दो संज्ञाओं से बस्तर और उड़ीसा की सीमा पर अपने तटों को सींचती दुलारती निर्बाध बहती है। जगदलपुर के पूरब में कोलाब नदी के किनारे तिरिया माचकोट के घने जंगल, कांगेर घाटी से लेकर झीरम घाट, सुकमा और शबरी बारू व झीरम नदियों के त्रिवेणी क्षेत्र तक फैले पूरे वन प्रदेश में आबाद हैं धुरवा। रसल और हीरालाल धुरवा शब्द का अर्थ गांव के प्रधान या मुखिया से लगाते हैं। अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण धुरवों ने अपनी वीरता की कहानियां बस्तर इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित करवाई है। धुरवा लोग गोंड जनजातीय परिवार का एक हिस्सा हैं। लाल तांबाई वर्ण के धुरवा मंझोली कदकाठी और मजबूत शरीर के धनी होते हैं। जंगल इनका पालनहार है और वन्य पशु पक्षी इनके मित्र। एक ही इलाके के रहवासी मित्रों में आपसी जानलेवा टकराव भी हो जाया करते हैं। इनकी अभिव्यक्ति का माध्यम द्रविड़ भाषा परिवार की गोंडी है, जो क्षेत्र विशेष के वासी धुरवों की बोली होने की वजह से धुरवी कहलाती है। बस्तर और उड़ीसा के सीमाई क्षेत्रों में आबाद धुरवा लोग धुरवी के साथ साथ भतरी बोलते हैं, और जो मध्य बस्तर तक फैल गए हैं वो हल्बी और हिंदी भी बोलते और समझते हैं। धुरवा स्त्री पुरुष दोनों ही अपनी विशेष केश सज्जा के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। स्त्रियां बालों को सहेजकर पीछे एक ओर खोसा बांधती हैं और पुरुष माथे से ऊपर सिर के आधे भाग का मुंडन कर पीछे छोड़े गए लंबे बालों को लपेटकर मोटी गांठ से चोटीनुमा विशेष केश सज्जा कर लेते हैं। महिलाओं के सिर के आकर्षक खोसे में छोटी छोटी मूंगा मोती मालाएं सजी होती हैं। धागे में पिरोई 3-4 लड़ियों की माला कंदिल कहती है। इसी में पीतल की चमचमाती टिकलियां पिरो दी तो माला झिलमिली नाम से गर्दन का श्रृंगार बन जाती है। कानों में पीतल की बारी
उंगलियों में वाट, हाथों में कांच की चूड़ियां और धातु का करदोई, और पद श्रृंगार होती है गिलट की पैडिल। ठोड़ी, बाहें, हाथ, उंगलियां और पिंडलियां गुदना गुदवाकर सजा ली जाती हैं, जो उनका श्रृंगार है तो बुरी नजर से बचाव का विश्वास भी। कांधे से जांघों तक एक ही सफेद सूती साड़ी से शरीर ढांके धुरवा स्त्री जंगलों में वनोपज जोड़ती, पत्ते तोड़ती, हाट बाजार की भीड़ में क्रय विक्रय करती अलग से पहचानी जा सकती हैं। पुरुष कमर से जांघों तक धोती बांधता है, वह भी सफेद। कानों में बारी पहनना शौक है उसका। हाथों में गिलेट के कड़े और गले में कसी चिपकी हुई माला अच्छी लगती है। धुरवा पुरुष धुंगिया चबाकर बीड़ी बड़े चाव से पीते हैं। कान में खुसी बीड़ी और कांख में धुंगिया की चुनौटी जरूर दिखती है। धूम्रपान करते पुरुषों के मोटे ओंठों के बीच दबा पत्ते का चुट्टा चेहरे को एक अलग लुक देता है। मांसाहारी धुरवा चावल, मंडिया, पेज, दाल, कंदमूल, फल का सेवन करते हैं। चापड़ा की चटनी इनके भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ाती है। चापड़ा लाल रंग की चींटियों को कहते हैं। ये चींटियां पेड़ों के पत्तों को उसी डाल में ही समेटकर अपना छोटा सा घोंसला बनाती हैं। इनमें जमा हजारों चींटियों को नमक, मिर्च, सरसों आदि के साथ पीसकर बनाई जाती है चापड़ा चटनी। पहली बौछार के साथ सरगी वृक्ष के नीचे धरती से उकरे बोड़ा, फूटू, छाती यानी मशरूम और बांस की कोपल, बास्ता आदि का साग भी इनके भोजन का हिस्सा है। जंगलों में महुआ और सल्फी के पेड़ भी बहुतायत से पाए जाते हैं। बहुत से लोग महुए की शराब बनाते हैं, घर पर या नदी किनारे कहीं भी। लेकिन मजे की बात यह है कि महुए के मंद से ज्यादा स्वादिष्ट उन्हें सल्फी का रस लगता है। प्रकृति का सानिध्य ध्रुवों को कई अनुभव देता रहता है। बांस के घने जंगलों के वासी ये जनजातीय लोग बांस के पौधों में फूल आना अपशगुन मानते हैं। वे कहते हैं ऐसा होने पर अकाल पड़ता है। बांसों में फूल आए तो वनों में मौजूद चूहों की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। बड़े बड़े चूहे केवल बांस के फूल ही चाव से नहीं खाते, बल्कि अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाकर चौपट कर देते हैं, जो अकाल का एक कारण हो सकते हैं। प्रकृति के प्रति ऐसी शंकाओं पर विश्वास के अलावा धुरवा लोग जादू टोना, भूत प्रेत आदि को भी मानते हैं। अपने इन विश्वासों के कारण वे रोग, शोक, कष्ट और आपदाओं का जिम्मेदार भूत प्रेत, डूमा और पंगनियों के जादू टोने को मानते हैं। इन कष्टप्रद अवसरों पर वे गायता सिरहा गुनिया की शरण में जाते हैं, जो देवधामी और पूजा पाठ करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। यह उनका विश्वास बाह्य जगत में अंधविश्वास कहलाता है। गांव का पुजारी गायता पूजा पाठ करता है, झाड़ फूंक का जानकार होता है। सिरहा जिस पर कभी कभी देव आरूढ़ होते हैं और जड़ी बूटियों और रोग व्याधि के गुणदोष को पहचानता है गुनिया। अनेक वंश और गोत्रों में बटे धुरवा अपने गोत्र, कुटुंब, ग्राम में देवी देवताओं के अलावा मावली माई, हिंगलाजिन, जलनी, बासाबुदीन, लोंगोर माता, माटी देव, डोंगर देव को श्रद्धा और विश्वास से मानते हैं। बस्तर की अधिष्ठात्री देवी दंतेश्वरी माई धुरवों की भी उपास्य है। बस्तर के महापर्व दशहरे में जहां दंतेश्वरी माई ही सर्वोपरि होती है, अनेक काज और अनुष्ठानों में धुरवा लोग भी सक्रिय भागीदारी निभाते आए हैं। दशहरे की विभिन्न रस्में पूरे बस्तर के परगना वासियों में बंटी है। रथ निर्माण के लिए जंगल से विशेष लकड़ी लाने में तिरिया, माचकोट निवासियों में धुरवा भी शामिल रहते हैं। दशहरे के अलावा अन्य ग्राम्य तीज त्योहारों में प्रमुख हैं माटी तिहार, नुआखाई या नवाखानी, दियारी, छेरता आदि। माटी तिहार तो माटी माई की पूजा का त्योहार है।
नुआखाई और दियारी भी फसल और पशुधन से जुड़े पर्व हैं। नुआखाई पर्व कुल देवता और ग्राम्य देवी देवताओं को फसल का नया अन्न चढ़ाने, उनसे आशीर्वाद पाने और प्रसाद ग्रहण करने का त्योहार है। बस्तर में मुख्यतः धान की खेती की जाती है। धान की फसल पक जाती है, सुनहली बालियां हवा का स्नेहल स्पर्श पाकर लहलहाती हैं। इन्हें देख कृषक हृदय हर्षित होता है, क्योंकि यही फसल है उसकी लक्ष्मी। दीपावली दीपों की रोशनी और लक्ष्मी पूजा का पर्व है, लेकिन बस्तर के ग्राम्य समाज की दियारी फसल आने की खुशी है। जब वो धरती के प्रति कृतज्ञता जताता है, देव पूजन करता है। इसी पर्व के अंतर्गत कृषि कर्म के अभिन्न सहायक पशुधन की पूजा भी की जाती है। जिनके पशु नहीं, वे अन्य पशु स्वामियों की खुशी में शामिल हो जाते हैं। इस अवसर पर ग्रामीण नाचते गाते खुशी मनाते हैं। धुरवा समाज में भी ऐसे ही दियारी पर्व का एक रूप देखने मिलता है। नई फसल कट गई, भारे बंध गए, कूपे सज गए। अन्न की मिडानी के साथ साथ कूपे छोटे होते गए और बांस की बड़ी बड़ी कड़गियों में फसल सुरक्षित हो गई। साल भर के अनाज और अगले वर्ष के बीज के रूप में माहौल खुशियों से भर गया। पूस की पूनम का चांद अब चारों ओर धरती पर चांदी बिछाएगा। पूनम के 2-3 दिन पहले ग्रामीण बच्चे युवा आपस में टोलियां बनाकर निकल पड़ते हैं। गांव-गांव के पारे टोले गली मोहल्लों में। कुछ के पास पारंपरिक वाद्य हैं, तो कुछ ने टीन टप्पर को अपने बाजे बना लिया और द्वारे द्वारे जाकर ताल बेताल, लय या बिना लय छेरछेरा गीत गा लिया। साथ में सधा सा अच्छा नृत्य या जैसा चाहा नाच लिया और मना लिया छेरता पर्व। जिस द्वारे गए उसे यूं ही नहीं छोड़ा जाता। चावल, धान, अंडा, मुर्गा जो भी भेंट में मिला उसे स्वीकार करके पर्व के अंतिम दिन खुशी खुशी सबके साथ उस सामग्री के पकवान बनाकर प्रीतिभोज कर लिया। इस अवसर पर धुरवों के डांडारी नृत्य की अपनी अनूठी छटा भी दिखलाई पड़ जाती है। सामान्यतः बस्तर के अन्य ग्रामीण समाज के लोग केवल दंड रास की तरह छोटी छोटी डंडियों के सहारे डंडारी नाचते हैं, लेकिन धुरवों के हाथों में डंडों के अलावा होते हैं जानवरों के सींग, जानवर जैसे चीतल, सांभर, कोडरी आदि। डंडारी नृत्य में ढोल पर ताल के साथ गीत गा कर नाचते हैं धुरवा। सहज सरल इतने कि इसके लिए कोई विशेष साज सज्जा नहीं करते वे लोग। बस उनका हृदय हजारों खुशियों से सजा लगता है, जो दिखाई पड़ती है उनके नृत्य और भाव भंगिमाओं में। धुरवा लोगों का प्रमुख नृत्य उनके जाति नाम से जुड़ा है, जो हलबा भतरा परिवेश के परब नृत्य की तरह ही प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य की रूप सज्जा, वेशभूषा, संगीत और पद संचालन से ये अलग दिखाई पड़ता है। नृत्य प्रारंभ करने से पूर्व पर्व से संबंधित देवी देवताओं की पूजा में सिरहा झूमता झूलता धूप के धुएं में अनूठा दृश्य प्रस्तुत करता है। फसल प्राप्ति, मेले मंडई और मांगलिक अवसरों से जुड़े इस नृत्य में कलाकारों की संख्या 25-30 से लेकर 50-60 से भी अधिक रहती है। पुरुष हाथों में टंगिया यानी कुल्हाड़ी लेकर उछल उछल कर झूमते उल्लास और जोश के साथ गोल घेरे में नृत्य करते। साथ देती सजी सवरी नर्तकियां, जिनके लावण्य से नृत्य का श्रृंगार और बढ़ जाता है। वादक कलाकार ढोल, मादल और तुड़बुड़ी पर ताल देते साथ में नाचते हैं। इस नृत्य की विशेषता है बांसुरी पर सुरीली लोक धुनें। बांस की बांसुरी की जगह अब धातु की बांसुरी लेती जा रही है। इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण होता है विदूषक, जो सिपाही के रूप सा दिखाई पड़ता है। हाथ में लकड़ी की बंदूक थामे वह नृत्य की गति को बिना व्यवधान विभिन्न मुद्राएं यूं बनाता है मानो लाम पे तैनात हो। एक नर्तक
लकड़ी के घोड़े की सवारी का स्वांग करता, हवा में तलवार लहराता किसी योद्धा की तरह बहादुरी के भाव दर्शाता है। श्रृंगार के साथ वीर रस का अद्भुत समावेश दर्शक को गहरी रसानुभूति देकर मंत्रमुग्ध सा करता है। इस नृत्य में वीर रस की बानगी संभवतः धुरवा जनजातीय समाज के शौर्य का प्रतीक है। स्वभाव से सरल भोले धुरवा राजघराने के विश्वास पात्र और प्रियजन रहे हैं। सन 1910 के महान विप्लव में धुरवों ने बस्तर में ब्रितानी व्यवस्था के खिलाफ खूनी संघर्ष में राजघराने का ऐतिहासिक साहस का परिचय दिया था। भूमकाल के सूत्रधार थे लाल कालेंद्र सिंह और उनका दाहिना हाथ था गुंडाधुर। तेजस्वी साहसी युद्ध कला में निपुण गुंडाधुर ने इस भूमकाल में धुरवों का नेतृत्व कर धुरवा जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाया था। इतिहासवेत्ता डॉक्टर के झा भूमकाल में धुरवों की भूमिका पर कहते हैं, बस्तर जिले में धुरवा जनजाति को हम एक बहुत ही आकर्षक जनजाति के रूप में अवश्य मान सकते हैं और इनका जो निवास है वो विशेष करके बस्तर के पूर्वी क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं। नागरसर, कोटमसर और उनके जो गांव हैं नेतानार, नानगुर, ये सब जो क्षेत्र है ये धुरवा जाति यहाँ पर अधिक मिलती है। इनको परजा भी कहा जाता है। तो ये धुरवा परजा इस क्षेत्र में रहते हैं जो खास तौर से आपके इधर तीरथगढ़ वगैरह का जो कोटमसर वगैरह का जो क्षेत्र है इधर के इलाकों में वो ज़्यादा दिखते हैं, बसे हुए हैं। इनका बहुत ज़्यादा पुराना संबंध यहाँ के राज परिवार से इस ढंग से रहा है कि इनके गांव से, खासतौर से चीतापुर जो गांव है, वहाँ से लोग बारी बारी से 7-7 दिन या 15-15 दिन के लिए ग्रुप्स में आते थे और राजा के विभिन्न कार्यों में ये हाथ बटाते थे। जैसे राजा के महल के सामने बगीचा था, उसको बगीचा को सींचना, साफ रखना, सब कुछ करना, या वहाँ पर चीतल, सांभर, मयूर, बहुत से जानवर वगैरह पाले जाते थे, उनको उनकी देखभाल करना, उनको पानी वानी पिलाना, उनके लिए चारा लाना, ये सब काम वो किया करते। शेर भी पालते थे महल के अंदर, ये हालत थी। और दूसरी बात यह है कि वो शहर के अंदर किसी के यहाँ कोई खबर भेजना, कुछ करना, तो धुरवा लोगों का ये यानी एक प्रकार से पहचान का एक क्षेत्र रहता था। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, उनको भी भेजा जाता था शहर के अंदर। छोटा सा शहर था और राज परिवार से संबंधित जो कार्य है उसमें उनको अक्सर भेजा जाता था। ये संस्कृत का मैंने देखा था, धुरवह शब्द से इसका संबंध जुड़ता है और धुरवा ने दूर दूर तक सामान ले जाने का काम ये करते रहे, धुरवह, दूर वहन करते हुए। और ये जब राजा किसी दौरे में जाते थे राज परिवार के लोग, तो कांवड़ जो कहलाता है, कांवड़ बहंगी जिसको कहते हैं, उसमें शहद है और दूध है, दही है या दूसरे प्रकार के ऐसे जो चीज़ें हैं उसको ये ले जाते थे, क्योंकि बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी में टकरा करके ख़राब ना हो जाए, छलक न जाए, इसके लिए ये ले जाते थे। यहाँ तक कि जाजम, दरी वगैरह भी ये ले जाते थे अपने कांवड़ में बो करके वहन करते हुए। और सेना जब चलती थी, बड़ी बड़ी सेनाएं चलती थीं, तो इनके साथ भी ये बड़े लड़ाकू और वीर पुरुष भी वीर होते थे इनमें। तो ये अपने कांवड़ में इस प्रकार की सामग्री जो काम आती थी सेना के, उसको भी लेकर के चलते थे। जैसे मैंने बताया, घी या शहद या दही टाइप की चीज़ों को ये लेकर के चलते थे और इसीलिए शायद इनका नाम धुरवह हुआ। तो इस प्रकार से ये जो जाति है ये बड़ी आकर्षक और बड़ी पुरानी जाति है और राज परिवार से, इसके सेना से इसके संबंध बहुत पुराने रहे हैं। तिरिया के घने जंगलों की गोद में प्यारा सा गांव है नेतानार, जो गुंडाधुर का गांव कहलाता है। पास है गोपापदर, इस महान योद्धा की जन्मस्थली। ये दोनों गांव विशेष होते हुए भी धुरवों के सामान्य ग्रामों की तरह बसे हुए हैं। यहाँ से वहां तक केवल बांस का प्रयोग। बांसों की अपार संपदा समेटे वन क्षेत्र के बीच आबाद वनवासियों के गांव, घर, कला, व्यवसाय, सभी में बांस अपने नाना रूपों में एक साथ मौजूद है। छोटी छोटी झोपड़ियां बनाने में बांस का इस्तेमाल करते हैं धुरवा। सामने पीछे आंगनबाड़ी को घेरता दिखाई पड़ता है बांस। गांव बड़ा हो या छोटा, घर या झोपड़ियों के बीच कच्चा रास्ता हो या पगडंडी, दोनों तरफ बांस की बाड़ी का लंबा सिलसिला जो खेत की सीमाओं तक को बांधता चलता है। साग सब्जी के मांडों, पशु जानवर के छोटे बड़े तबेले या सामूहिक पशु सुरक्षा के लिए गोठान में भी बांस का भरपूर उपयोग देखने को मिलता है। धुरवा लोगों के जानवर
ज्यादातर खेती किसानी के काम में ही उपयोगी हैं। नदियों के समतल कछारों पर आबाद धुरवा कृषक हैं। किसानों की संख्या कम है, अधिकांश मजदूर हैं। मजदूरी के अलावा जंगल पहाड़ों में धुरवा जीवन वनोपज पर आश्रित है। ये लोग महुआ, शहद, साल, इमली, लाख आदि का संग्रहण करते हैं। वर्षा के प्रारंभ में बोड़ा, फूटू और नव अंकुरित बांस का बास्ता भी इनके अर्थोपार्जन का साधन है। मछली पकड़ने के लिए बांस का एक उपकरण होता है, बिसर। खेत की मेड़ों के बीच खाली स्थान पर आयताकार बिसर फंसा दिया जाता है। बिसर के नीचे एक कोने पर दांदर लगा दिया जाता है। बिसर से रुककर पानी में बहती मछलियां दांदर में फंस जाती हैं। मछली पकड़ने का तिकोना पेलना बांस से बनता है। सूपे नुमा इस जालीदार पेलने को पानी में बार बार डुबाकर छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं। पकड़ी गई मछलियां रखने बांस का पात्र होता है ठूटी। धुरवों का बांस शिल्प प्रचार प्रसार पाकर अन्य शिल्पकारों के हाथों में पहुंच गया है। इससे आधुनिक चीजें बनाई जाने लगी हैं। इस लोकप्रिय बांस शिल्प का आज एक अच्छा खासा बाजार है। धुरवा जनजाति में सगोत्रीय विवाह नहीं होते। माता पक्ष में मामा के घर विवाह किए जा सकते हैं। प्रेम विवाह, विधवा विवाह आदि भी मान्य हैं, लेकिन हर विवाह में शादी खर्च जरूरी है। सर्वसम्मति से मंगनी विवाह की रस्म वर के पिता द्वारा कन्या के घर जाकर शादी की बात डालने से शुरू होती है। यह मंगनी यानी मुंहपट्टा की पहल है। रिवाजों में बंधा लड़की का पिता लड़की के मामा की इच्छा जरूर जान लेता है। अगर मामा का बेटा है तो पहला अधिकार उसका बनता है। अगर मामा अपनी भांजी को बहू बनाना चाहता है तो हाँ, वरना अस्वीकार कर देता है। तब लड़की कहीं और ब्याही जा सकती है। इस अनुमति के बाद ही लड़की का पिता आए हुए रिश्ते की बात आगे बढ़ाता है। अब लड़के का पिता परिवार के सदस्यों के साथ चावल, लांदा, महुए की मंद और सल्फी आदि के साथ वधू के घर मुंह पट्टा के लिए जाता है। मंगनी के दिन वधू खर्च, विवाह की तिथि वगैरह तय की जाती है। बारात के एक दिन पहले दूल्हे के घर नीर चपराना रस्म अदा की जाती है। इस रस्म में वर और उसके सगे संबंधी बांस की चटाई पर खड़े होते हैं। इन सभी लोगों को ग्राम में पुजारी गायता हल्दी लगाकर कलश से उन पर पानी उड़ेलता है। गायता के माध्यम से विवाह निर्विघ्न संपन्न होने के लिए देव का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरे दिन वरपक्ष के स्वागत के बाद विवाह की रस्म संपन्न की जाती है। सरगी के शाख पत्तों का मांडो मध्य में वेदी सजी होती है, जहां हंसी खुशी के बीच वधू का पिता अपनी कन्या वर को सौंपता है। विवाह की सभी रस्म खत्म होने पर दूसरे दिन वधू वर के घर आ जाती है। बुजुर्ग महिलाओं द्वारा औपचारिक स्वागत के बाद गायता नव दंपत्ति पर हल्दी, तेल, चावल के दाने और पानी छिड़कता है। परिवार के अन्य करीबी लोग भी ये रीति निभाते हैं। इतर समाजों से अलग कुछ क्षेत्रों के धुरवा विवाह का साक्षी जल को मानते हैं। मध्य बस्तर, खासकर तीरथगढ़ क्षेत्र में यह बात देखने को मिलती है। शायद नदियों के तटवासी पानी को अधिक महत्व देते हैं। पत्रकार डॉक्टर सतीश का अनुभव है। बस्तर के धुरा आदिवासी ज़्यादातर ऐसी जगहों पर बसे होते हैं जहां पानी की बहुलता होती है। यही एक वजह है कि उनकी जीवन शैली में पानी अपने आप में एक बड़ा मूल्य रखता है। यहाँ तक कि वो जब अपने पारिवारिक शादी ब्याह होता है तो हम आमतौर पर देखते हैं कि वे अग्नि को साक्षी मानते हैं।
पर ध्रुवा आदिवासियों में जब इनकी शादी होती है तो वो घर से बाहर किसी नदी या बहते जल स्रोत के किनारे तय होती है और वे अग्नि के बजाय पानी को ही साक्षी मानते हैं। दूल्हा दुल्हन पर पास के जल स्रोत से पानी लाते हैं, उसमें हल्दी मिलाते हैं और वर वधू दोनों को उसमें नहलाते हैं। ऐसा नज़ारा कोटमसर गांव के पास भी देखा जा सकता है, तोंगपाल के इलाके में भी देखा जा सकता है। यही नहीं, पानी का इनके जीवन शैली में एक और बड़ा महत्व है। जब कभी ये इनको किसी शुभ या मंगल घड़ी के लिए तारीख या तिथि तय करनी होती है तो वे किसी महुए के पेड़ के नीचे गोबर से लिपी हुई ज़मीन पर बैठते हैं और गांव का कोई प्रधान पानी भरे कटोरे में हल्दी घोलता है और फिर चावल के दानों को छोड़ता है। जब तैरते तैरते कोई 2 दाने आपस में मिल जाते हैं तो उस शुभ मंगल घड़ी तय कर दी जाती है। और किसी वजह से यदि ऐसा होता है कि चावल के दाने आपस में नहीं मिल पाए या डूब गए तो तिथि तय करने के लिए अगली बैठक तय कर दी जाती है। धुरवा जनजाति में एक और मनोरंजक रीति होती है, पेरकुल विदांता। इसमें दूल्हा दुल्हन चावल नापने का खेल करते हैं, एक स्पर्धा की तरह, शायद ये परखने के लिए कि नौ दंपत्ति गृहस्थी के सामान्य कामकाज की कितनी जानकारी रखते हैं। एक रस्म सेवा भाव, आपसी प्रेम और श्रृंगार से जुड़ी होती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन तेल लगाकर एक दूसरे के बाल संवारते हैं। ये छोटी छोटी रस्में शादी घर में खुशियों का माहौल बिखरा देती हैं। गांव, घर, जंगल सब जैसे घुल मिल जाते हैं। संगीत से गूंज उठता है जंगल और नाच उठते हैं जंगल के वासी। कंद मूल फल फूल तरु लता पल्लव वरदान है जीवन के, जानते हैं धुरवा। जानते हैं वे माँ की प्रकृति की सामर्थ्य को, कृतज्ञ है माँ के। प्रकृति जानती है रोग, शोक, संताप को, देती हैं उनके भोले जीवन को पल आनंद, हर्ष, उल्लास के, जिन्हें जीना जानते हैं धुरवा। हमान छत्तीसगढ़िया श्रृंखला के अंतर्गत ये था धुरवा जनजाति पर केंद्रित रूपक। रूपक के लेखक थे श्री M.A. रहीम, वाचक स्वर थे धर्मेंद्र ठाकुर और करमजीत कौर के। शीर्षक गीत के गीतकार श्री जीवन यदुराही, गायक स्वर मनोज वर्मा और संतोष दिवाकर के थे। वाद्य पक्ष के कलाकार थे रजी मोहम्मद, महेंद्र चौहान और राजेश नायक। रूपक के प्रस्तुतिकरण सहायक थे के परेश और बलबीर कच्छ और प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। छत्तीसगढ़िया कहते हैं श्रम को अपना भगवान। छत्तीसगढ़िया कहते हैं श्रम को अपना भगवान। छत्तीसगढ़िया हम छत्तीसगढ़िया हम